मेरे ससुर मनोहर जी रिटायर हो गए थे। उन्होंने कमरे के बाहर निकलना बंद कर दिया था। अब वो किसी से भी बात नहीं करते। पूरा समय वो अपने कमरे में ही बैठे रहते। एक दिन मेरी सास राधिका ने उनसे पूछा, क्या हुआ है जी, सब ठीक तो है ना? आप कमरे में ही क्यों बैठे रहते हैं? उसके बाहर क्यों नहीं निकलते? नहीं राधिका, मैं कमरे के बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि शायद मेरी नज़र बहुत गंदी है। मैं अपने घर की बहू बेटियों पर गंदी नज़र रखता हूँ, इसीलिए मैंने अपने आप को इस कमरे में बंद कर लिया है। ये सुनते ही राधिका जी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ससुर जी के दिल में ऐसा कुछ भी है। उन्होंने ससुर जी से कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? तभी ससुर जी बोले, राधिका, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तुमको लगता है। तभी मेरी सासू माँ बोली, मैंने आपसे ऐसा कब कहा कि बच्चों पर आपकी गंदी नज़र है? घर में सभी जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, फिर आपके मन में ये बात क्यों आई? मेरा नाम दीप्ति है। मैं अपने दो भाइयों के बीच इकलौती थी, इसीलिए सब मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं था। मैं जो भी चाहती थी वो मुझे मिल जाता था। मेरे मन में जो भी आता मैं वो करती थी। पढ़ाई लिखाई में मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, इसीलिए मैं 12वीं करके घर में बैठ गई। घर के कामों में मम्मी का हाथ बटाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। कभी कभी तो मैं घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करती थी। इसीलिए मेरी मम्मी मुझसे कहती थी, दीप्ति, जब तुम ससुराल चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? मम्मी की इस बात से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। मम्मी, मेरे सामने ये ससुराल जाने की बात मत किया करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं जाना ससुराल, मैं तो यहीं घर में रहूँगी अपने मम्मी पापा और भैया के साथ। और इसी के साथ मैं गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाया करती थी। फिर मुझे मनाने के लिए मेरे पीछे पीछे मम्मी पापा भैया सभी लोग आ जाते थे। मेरे बड़े भैया संदीप की शादी देखी जा रही थी, और देखते ही देखते संदीप भैया की शादी कोमल भाभी के साथ हो गई। कोमल भाभी एक बहुत बड़े परिवार से थी, लेकिन उनके मम्मी पापा ने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। वो हमेशा अपनों से बड़ों का सम्मान करती और छोटों से बहुत ही प्यार से बात करती थी। मेरा छोटा भाई श्लोक, वो तो भाभी के आगे पीछे घूमता रहता था, इसीलिए मैं उसको बहुत चिढ़ाया करती थी और उसे भाभी का चमचा कहकर बुलाया करती थी। वो मुझसे गुस्सा होकर मम्मी से शिकायत करने पहुंच जाता। मम्मी, दीदी को रोक लो, देखो मुझे क्या कह रही हैं। वो मुझे भाभी का चमचा बुला रही हैं। इसकी शिकायत पर मम्मी मुझे थोड़ा बहुत डांट दिया करती थी, लेकिन मम्मी का डांट का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि पापा और बड़े भैया हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े रहते थे। भाभी ने पूरे घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। भाभी और मेरे बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए भाभी मुझसे सारी बातें शेयर कर लिया करती थी। एक दिन दोपहर में भाभी मुझे शादी से पहले की अपनी फ़ोटो दिखा रही थी। मैंने उनकी जितनी भी फ़ोटो देखी वो लोअर टी शर्ट और जीन्स टॉप में थी। फ़ोटो देखते देखते अचानक भाभी के चेहरे पर मायूसी आ गई थी। तभी मैंने भाभी से पूछा, क्या हुआ भाभी, आप इतनी उदास क्यों हो गई? दीप्ति, मैं घर में हमेशा लोअर टी शर्ट पहन कर रहती थी, इसीलिए साड़ी पहनना मुझे बहुत ही खलता है। कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आ जाता है कि मैं साड़ी को उतार कर फेंक दूं और लोअर टी शर्ट पहन लूं। अरे भाभी, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपको साड़ी पहनने में दिक्कत हो रही है? आप यहाँ पर लोअर टी शर्ट लाई हैं क्या? हाँ, मैं लोअर टी शर्ट लाई तो हूँ, लेकिन यहाँ पहनने में मुझे डर लगता है, कहीं मम्मी पापा नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि मैंने सुना है ससुराल में लोअर टी शर्ट और जीन्स टॉप पहनने से सास ससुर गुस्सा हो जाते हैं। भाभी, ये आप कैसी पुराने ज़माने की बातें कर रही हो? मैं भी तो घर में लोअर टी शर्ट पहन के घूमती रहती हूँ, लेकिन मम्मी पापा कभी कुछ नहीं कहते। दीप्ति, आप इस घर की बेटी हो, इसीलिए आपको कोई कुछ नहीं कहता। मैं तो इस घर की बहू हूँ,
अगर मैंने लोअर टी शर्ट पहना तो सब लोग बुरा मान जाएंगे। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। आप जिन कपड़ों में कंफर्टेबल हो वही कपड़े पहनो। लेकिन दीप्ति, लेकिन वेकिन कुछ नहीं भाभी, आपको जिन कपड़ों में आराम हो आप वही कपड़े पहनो। मम्मी पापा से मैं बात कर लूँगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरी बातों को सुनकर भाभी ने मुझे गले से लगा लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अरे भाभी, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप तो हमेशा मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं। दीप्ति, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे नंद के रूप में एक सहेली मिल जाएगी। अच्छा भाभी, अब मुझे तो नींद आ रही है और आप भी आराम करो। ये कहकर मैं भाभी के रूम से बाहर आ गई और मैं मन ही मन में सोच रही थी। भाभी को साड़ी पहनने में इतनी तकलीफ हो रही थी, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया और हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान रही। क्या यही फर्क होता है ससुराल और मायके का? मायके में एक लड़की बिंदास अपने मन की बात अपने माँ बाप को बोल देती है, तो फिर एक बहू अपने सास ससुर से अपने मन की बात क्यों नहीं बोल पाती? यही सब सोचते हुए मैं अपनी माँ के रूम के बाहर से गुजर रही थी। तभी मैंने देखा माँ अभी सोई नहीं थी, इसीलिए मैं उनके पास चली गई। माँ, मुझे भाभी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ बेटा दीप्ति, भाभी कुछ कह रही थी क्या? माँ, आज मैं भाभी की कुछ पुरानी फ़ोटो देख रही थी। वो अपने घर में मेरी तरह बहुत मस्ती करती थी। जो उनके मन में आता था वो पहनती थी, लेकिन यहाँ पर वो अपने मन के कपड़े नहीं पहनती हैं। उनको दिन भर साड़ी पहने रहने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो दिन भर साड़ी पहने रहती हैं। वो अपने घर में लोअर और टी शर्ट पहन कर रहती थी। तो दीप्ति बेटा, तुमने कहा नहीं कि वो यहाँ भी लोअर टी शर्ट पहन सकती है? जब उसे साड़ी पहनने में दिक्कत होती है तो उसे साड़ी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बहू से नाराज़ हूँ। क्यों माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? भाभी ने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो बहू को भी तुम्हारी तरह अपनी बेटी ही माना था, लेकिन उसने मुझे अपनी तकलीफ़ नहीं बताई। कल को तुम अपनी ससुराल चली जाओगी और अगर उसे कोई तकलीफ़ होगी तो वो ऐसे ही अंदर अंदर घुटती रहेगी और मुझे कुछ भी नहीं बताएगी। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। भाभी मेरी ही हम उम्र थी, इसीलिए उन्होंने मुझे बता दिया। वो अभी आपसे और पापा से थोड़ा डरती हैं, इसीलिए उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया होगा। वो तो शायद मुझे भी नहीं बताती अगर मैंने आज उनकी फ़ोटो ना देखी होती। भाभी अपनी पुरानी फ़ोटो देखकर बहुत उदास हो गई थी, इसीलिए मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने मुझे ये सब बताया। चल कोई बात नहीं, अब तू अपने कमरे में जा और मुझे भी थोड़ी देर आराम करने दे। मेरे कमरे से बाहर जाते ही मेरी माँ ने पापा को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना, मुझे मार्केट जाना है। मैंने सोचा माँ को कुछ सामान लेना होगा, इसीलिए वो मार्केट जा रही होंगी। शाम को पापा घर आए, चाय नाश्ता करके वो माँ के साथ बाहर चले गए। तभी मुझे ध्यान आया कि मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मी, मेरे लोअर टी शर्ट खराब हो गए हैं, मेरे लिए नए कपड़े लोअर टी शर्ट ले आना। शायद इसीलिए वो पापा के साथ मार्केट गई हैं। शाम को 8 बजे मम्मी पापा मार्केट करके घर आ गए थे। भाभी किचन में काम कर रही थी, तभी मम्मी ने हॉल से कहा, बहू मेरे लिए और अपने पापा के लिए 2 कप चाय बना दो, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। भाभी ने कहा, ठीक है मम्मी जी, आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं जल्दी से आपके लिए चाय बना देती हूँ। भाभी ने जल्दी से चाय बना दी और उन्होंने मुझे बुलाया। दीप्ति, मम्मी को उनके रूम में चाय पकड़ा दो। तभी मैंने कहा, भाभी मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, आप ही दे दो जाकर। भाभी चाय लेकर मम्मी पापा के रूम में चली गई। वो उन्हें चाय देकर वापस आ रही थी, तभी मम्मी ने उन्हें रोक लिया। बहू, आज मैं मार्केट गई थी, तुम्हारे और दीप्ति के लिए कुछ कपड़े लाई हूँ। मम्मी ने भाभी को उनके कपड़ों वाला बैग पकड़ा दिया और भाभी अपने रूम में चली गई। उन्होंने जब अपने रूम में बैग से कपड़े बाहर निकाले तो उन्होंने देखा 2 जोड़ी लोअर टी शर्ट और 2 जोड़ी जीन्स टॉप थे। ये देखकर भाभी समझ गई थी कि मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया है।
आज भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। और वो मन ही मन में सोच रही थी कि ऐसी ससुराल हर लड़की को मिले, जहाँ सास ससुर के रूप में माता पिता और दोस्त के रूप में एक नंद मिले। आज भाभी को ऐसा लग रहा था जैसे उनको उनका पूरा परिवार मिल गया हो। थोड़ी देर बाद मैं मम्मी के कमरे में गई तो मम्मी ने मुझे भी मेरे कपड़े पकड़ा दिए। मेरे लिए मम्मी सिर्फ लोवर और टी शर्ट लाई थी, क्योंकि जीन्स और टॉप तो मेरे पास पहले से ही बहुत थे। थोड़ी देर बाद संदीप भैया भी ऑफिस से आ गए थे। भाभी ने उन्हें लोअर टी शर्ट और जीन्स टॉप दिखाए तो भैया बोले, तुम कब ले आई? तो भाभी ने उन्हें बताया, ये कपड़े मैं नहीं लेकर आई, ये कपड़े मम्मी पापा मेरे लिए लेकर आए हैं। संदीप, आज तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे मुझे सारे जहाँ की खुशियाँ मिल गई हैं ऐसा ससुराल पाकर। कोमल, तुम्हें संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो तुम मम्मी पापा से आराम से कह सकती हो, बिल्कुल अपने मम्मी पापा की तरह, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तुम में और दीप्ति में कोई फ़र्क नहीं समझते हैं। उनके लिए जैसे दीप्ति बेटी है, वैसे ही तुम भी उनके लिए उनकी बेटी हो। सही कहा तुमने संदीप। अच्छा संदीप, तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं जरा किचन में जाकर खाना देख लेती हूँ। भाभी जैसे किचन में पहुँची तभी उनका फ़ोन बजने लगा। भाभी लाइए, मैं सब्जी काट देती हूँ, तब तक आप आंटी जी से बात कर लीजिए। दरअसल भाभी की मम्मी का फ़ोन आया था। आज भाभी के चेहरे पर एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। भाभी तो अपनी मम्मी से ऐसे चहक कर बातें कर रही थी जैसे पता नहीं उन्हें क्या मिल गया। उन्होंने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया कि यहाँ क्या हुआ है। ये सुनकर भाभी की मम्मी को भी अच्छा लगा था। उन्होंने भाभी से कहा, बेटा, जब उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया है तो तुम भी उन्हें अपना माता पिता ही मानना और बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करना जैसे तुम मेरे साथ करती हो। हमेशा उनका आदर और सम्मान करना। वैसे भाभी तो हमेशा से ही मेरे मम्मी पापा का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन आज मेरी मम्मी ने जो एक छोटा सा कदम उठाया था, उसकी वजह से भाभी के दिल में उनके लिए सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया था। कहते हैं हमें ससुराल में सोना चांदी मिले या ना मिले, धन दौलत मिले या ना मिले, लेकिन अगर छोटी छोटी खुशियाँ मिल जाती हैं तो वही लड़कियों के लिए बहुत होता है। भाभी को इस तरह से खुश देखकर मैं भी अपने मन ही मन में सोच रही थी कि हे भगवान, मेरी ससुराल में सब लोग मेरे परिवार की तरह ही हों। श्लोक भाभी को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता था, लेकिन फिर भी भाभी उसकी बात का बुरा नहीं मानती थी। उसके साथ भाभी बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह व्यवहार करती थी। इसी तरह से हंसी खुशी के साथ धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे और मैं भी अब 20 साल की हो गई थी। इसीलिए पापा और भैया ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था और मेरी भी शादी तय हो जाती है। मेरी ससुराल में सिर्फ 4 लोग हैं, मेरे पति, सास ससुर और एक नंद। मेरे पति राजवीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और मेरे ससुर बैंक में नौकरी करते हैं। मेरी सासू माँ हाउसवाइफ है और नंद अभी पढ़ाई कर रही है। तो ये मेरा छोटा सा ससुराल है। राजवीर और मैं, हम दोनों ने एक दूसरे को एक ही नज़र में पसंद कर लिया था और राजवीर के मम्मी पापा, उसकी बहन को भी मैं बहुत ही पसंद आ गई थी। मेरी होने वाली सास ने चट मंगनी पट ब्याह करने की बात कही। मेरे होने वाले ससुर भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, वो चुपचाप बैठे हुए थे। सासू माँ ही सारे निर्णय ले रही थी। मेरी सासू माँ की इन हरकतों से मेरे मम्मी पापा समझ गए थे कि घर में उन्हीं की चलती होगी। 1 हफ्ते के बाद सगाई और 15 दिन के बाद शादी की तारीख निकल गई और उसी तरह समय के अनुसार 1 हफ्ते बाद मेरी सगाई हो गई और फिर उसके 15 दिन बाद मेरी बारात आ गई। बहुत ही धूमधाम से मेरी और राजवीर की शादी हो गई। घर में सभी लोग बहुत ही खुश थे। सारे रीति रिवाज के साथ मम्मी पापा ने मुझे उस घर से विदा कर दिया। मुझे विदा करते वक्त मम्मी ने मुझसे कहा, दीप्ति, अब तुम अपने घर जा रही हो, वहाँ कभी किसी को शिकायत का मौका मत देना। जैसे तुम यहाँ सबके साथ अच्छे से रही, वैसे ही अपने ससुराल में भी रहना।
दीप्ति की मम्मी अभी अपनी बात कह ही रही थी कि तभी उसके पापा बोल पड़े, दीप्ति, आज भी ये घर तुम्हारा है और कल भी तुम्हारा ही रहेगा। अगर तुम्हें वहाँ ससुराल में कोई भी तकलीफ हो तो हमें बताने में बिल्कुल भी संकोच मत करना, क्योंकि मेरी बेटी मेरे लिए बोझ नहीं है, वो मुझे आज भी बहुत ही प्यारी है। उसके बाद दोनों भाइयों ने मुझसे कहा, वहाँ ससुराल में जाकर हम दोनों को भूल मत जाना, हमें भी कभी कभी याद कर लिया करना। ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए संदीप भैया ने मुझे गोद में उठाकर गाड़ी में बैठा दिया और फिर दोनों भाइयों ने मेरी गाड़ी को पीछे से हाथ लगाकर मुझे विदा कर दिया। इस तरह से मेरे मायके का सफ़र अब खत्म हो चुका था और अब मैं अपनी ससुराल में कदम रखने वाली थी। एक नए सफ़र के लिए दिल में बहुत ही ज़्यादा घबराहट और डर था कि पता नहीं मेरे ससुराल में सब लोग कैसे होंगे। मैं अभी गाड़ी में बैठे बैठे ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी अचानक से गाड़ी रुक गई। तो मैंने देखा सामने मेरा ससुराल था। मेरी सासू माँ ने ससुराल में मेरा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। कुछ दिनों तक जब तक थोड़े बहुत मेहमान घर में रहे तब तक मेरी सासू माँ का रूप बहुत ही अच्छा था। सारे मेहमान अब अपने अपने घर जा चुके थे और अब घर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बचे थे। कुछ दिन के बाद मेरे पगफेरे की रस्म के लिए संदीप भैया और श्लोक मुझे दोनों लेने आए थे। मैं उन लोगों के साथ अपने मायके पहुंच गई। मुझे देखकर मम्मी पापा और भाभी बहुत खुश हो गए थे। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी मैंने भाभी को गले से लगा लिया। तभी वहाँ मम्मी भी आ गई। वो मुझसे पूछने लगी, बेटा तुम्हारे ससुराल में सब लोग कैसे हैं? वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं ना? तो मैंने उनसे कहा, मम्मी मेरी ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, वहाँ सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगले ही दिन राजवीर मुझे लेने के लिए आ गए और मैं अपनी ससुराल वापस चली गई। इस बार जब मैं अपनी ससुराल पहुंची तो मुझे अपनी सासू माँ का एक अलग ही रूप देखने को मिला। बहू अब बहुत काम कर लिया मैंने, अब मेरे आराम करने का समय आ गया है। अब से घर की सारी जिम्मेदारी तुम संभालोगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूँ, इसीलिए मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी और सिर्फ जी माँ जी कहकर जवाब दे रही थी। तो फिर बहू अपनी जिम्मेदारी अभी से निभानी शुरू कर दो। जाओ किचन में सबके लिए रात का खाना बना लो। जी माँ जी कहकर मैं किचन में चली गई। तभी मेरी नंदरिया किचन में आई और उसने खाना बनाने में मेरी मदद की। वो राजवीर से 4 साल छोटी थी। वो बहुत ही क्यूट और स्वीट थी। मुझे मेरी नंदरिया बहुत ही प्यारी लगती थी। मैंने अपने मन ही मन में सोच लिया था कि जैसे मैं और भाभी वहाँ रहते हैं वैसे ही यहाँ पर मैं और रिया रहेंगे। रिया की मदद से मैंने रात का खाना बना लिया था। सबने एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर मेरे खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन मेरी सासू माँ का मुंह बन गया था मेरे खाने की तारीफ सुनकर। आज उनके बात करने का तरीका मुझे कुछ अलग ही लग रहा था। बहुत अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। सबने खाना खा लिया। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मुझे सुबह 7 बजे उठने की आदत है। ये बात सासू माँ बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से मैं सुबह के 7 बजे ही उठ रही थी। तब सासू माँ ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार जब मैं पगफेरे की रस्म के बाद मैं वापस आई तो मेरी सासू माँ का एक अलग ही रूप दिखाई दे रहा था। मैंने राजवीर से पूछा, राजवीर कोई बात हुई है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे सासू माँ मुझसे नाराज हैं। नहीं दीप्ति, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? दीप्ति, मम्मी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं राजवीर, ऐसी कोई बात नहीं, बस आज उनके बात करने का तरीका कुछ अलग था, इसीलिए मैंने सोचा शायद वो मुझसे नाराज हैं, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अब हम दोनों सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना भी है। अगले दिन सुबह के 5:30 बज रहे थे और मेरी सासू माँ ने मेरा दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। मैं अचानक से उठकर बैठ गई और जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने सासू माँ खड़ी थी। मैंने हैरान होकर उनसे पूछा, क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना? हाँ बहू, सब ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। सुबह के 5:30 बज चुके हैं। तुम्हारे पापा को सुबह 6 बजे चाय पीने की आदत है,
इसीलिए जल्दी से तैयार होकर रसोई में आ जाओ और हम दोनों के लिए एक अच्छी सी चाय बना दो। मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही थी। किसी तरह से मैं अपनी आंखें खोलकर बाथरूम में गई और नहाकर बाहर निकली। उसके बाद तैयार होकर किचन में चाय बनाने के लिए पहुंच गई। मेरे सास ससुर बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। मैं चाय बनाकर उनके पास लेकर गई। मेरी सासू माँ ने जैसे ही मुझे देखा, वो मुझे गुस्से से घूरने लगी और मेरे ससुर जी का रिएक्शन तो नॉर्मल ही था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि सासू माँ मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं। मैं उनको चाय देकर अपने रूम में वापस चली गई। मेरी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई थी। मैं जैसे ही दोबारा बिस्तर पर लेटी और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी सासू माँ ने दोबारा से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैंने घड़ी में देखा तो सुबह के 7:30 बज चुके थे। सासू माँ दरवाज़ा इतनी ज़ोर से पीट रही थी कि राजवीर की भी आंख खुल गई। राजवीर ने सुबह के 8 बजे का अपना अलार्म सेट कर रखा था, इसीलिए जैसे ही 8 बजे अलार्म बजता वो उठ जाया करते थे। लेकिन आज सासू माँ के दरवाज़ा पीटने से 7:30 बजे ही उठ गए और जब तक मैं दरवाज़ा जाकर खोलती तब तक उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और सासू माँ से कहा, मम्मी क्या हुआ है, इतनी ज़ोर से दरवाज़ा क्यों पीट रही हो? अरे बेटा तुम्हारी नींद खुल गई, मुझे माफ़ करना, मैं तो बहू को बुलाने आई थी। मैं हड़बड़ा कर उनके पास गई और बोली, जी माँ जी कहिए क्या हुआ? बहू तुम्हारे पापा को 9 बजे बैंक के लिए निकलना है, इसीलिए जल्दी से किचन में चलो और उनके लिए लंच और नाश्ता तैयार कर दो। मैं फटाफट किचन में गई, नाश्ता और खाने की तैयारी करने लगी। तभी राजवीर भी नहा धोकर फ्रेश होकर आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा, दीप्ति मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। मैंने जल्दी से राजवीर के लिए चाय बनाई और उनको दे दी। राजवीर सोफे पर बैठकर चाय पीते पीते अखबार पढ़ने लगे। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया। फिर राजवीर और पापा जी को नाश्ता दे दिया। पापा जी, राजवीर और सासू माँ तीनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैंने पापा जी का लंच बॉक्स तैयार कर दिया। राजवीर लंच लेकर नहीं जाते थे, वो वहीं ऑफिस में लंच करते थे। उसके बाद राजवीर और पापा जी दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। उन लोगों के जाने के बाद मुझे 2 मिनट के लिए आराम मिला। तभी मुझे याद आया कि आज मैंने तो चाय पी ही नहीं। मैं अपने लिए चाय बनाने की सोच ही रही थी कि तभी सासू माँ किचन में आई और वो मुझसे बोली, बहू तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है क्या? क्या हुआ माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ये क्या तुम लोअर टी शर्ट पहन कर आई थी? तुम्हारे पास साड़ी या सलवार सूट खत्म हो गए हैं क्या, जो ये कपड़े पहन लिए तुमने? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप और रिया भी तो लोअर टी शर्ट ही पहनते हो दिन में, इसीलिए मैंने भी पहन लिया। इतनी गर्मी में साड़ी और सलवार सूट मुझसे पहना नहीं जाता माँ जी। बहू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो मैं और मेरी बेटी करेंगे क्या तुम भी वही करोगी? तुम इस घर की बहू हो, बेटी नहीं, इसीलिए बहू की तरह ही रहा करो। लेकिन माँ जी, वहाँ मेरे घर पर भी तो भाभी लोअर टी शर्ट पहनती हैं। मेरी मम्मी तो उन्हें कुछ भी नहीं कहती। बहू तुम्हारे मम्मी पापा मॉडर्न हो गए होंगे, पर हम नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तुम्हें सलवार सूट या साड़ी ही पहनना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, आप और रिया तो पहनते हैं ना, तो फिर मैं क्यों नहीं पहन सकती? बहू तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई संस्कार दिए हैं या नहीं, जो अपनी सास के साथ ऐसे जबान लड़ा रही हो? माँ जी, मैं कोई आपसे जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं तो बस आपसे अपनी बात कह रही हूँ। बहू तुम जानना चाहती हो ना, मैं तुम्हें लोअर टी शर्ट पहनने से क्यों मना करती हूँ? तो सुनो, मेरे सास ससुर नहीं है, इसीलिए मैं लोअर टी शर्ट पहन सकती हूँ। और रही बात रिया की, तो वो इस घर की बेटी है, इसीलिए वो भी लोअर टी शर्ट पहन सकती है। लेकिन तुम्हारे सास ससुर अभी जिंदा हैं और तुम इस घर की बहू हो, तो तुम लोअर टी शर्ट नहीं पहन सकती, इसीलिए तुम्हें सलवार सूट या साड़ी ही पहनना पड़ेगा। आइंदा से मेरी इस बात को याद रखना, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आज मुझे अपनी भाभी का डर समझ में आ रहा था कि उन्होंने घर पर लोअर टी शर्ट कभी क्यों नहीं पहना था। लेकिन मेरी भाभी की किस्मत बहुत अच्छी थी, जो उन्हें मेरी माँ जैसी सास मिली। मैं चुपचाप रोते हुए रसोई से बाहर अपने कमरे में चली गई।
9 बज गया था, इसीलिए रिया भी उठकर आ गई थी और उसने किचन के पास खड़े होकर मेरी और सासू माँ की सारी बातें सुन ली थी। उसने देखा था कि मैं चाय बनाने जा रही थी। वो किचन में गई और उसने चाय बनाई। रिया ने 2 कप चाय बनाई थी। वो मेरे लिए भी चाय और नमकीन लेकर मेरे रूम में आ गई। उसने मुझसे कहा, भाभी आप परेशान मत हो, मैं मम्मी से बात करूँगी, आप चाय पी लो। मैं आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, इसीलिए मुझे बहुत तेज की भूख लग रही थी। मैं चुपचाप चाय पीने लगी थी, लेकिन मैं अपनी सासू माँ की बातें भूल नहीं पा रही थी और इसी वजह से मेरी आंखों से आंसू बहने बंद ही नहीं हो रहे थे। रिया ने मुझे शांत कराने की बहुत कोशिश की थी। हम दोनों ने एक साथ बैठकर चाय पी। उसके बाद रिया वहाँ से चली गई। रिया ने जूठे कप किचन में रख दिए थे। फिर वो अपनी मम्मी के रूम में गई और मम्मी से बोली, मम्मी आज आपने भाभी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जब आप और मैं कुछ भी पहन सकते हैं तो फिर भाभी के साथ इतना टोका टाकी क्यों? आखिर वो भी तो इंसान है। और ये आपको अचानक से क्या हो गया है? आप तो पहले ऐसे कभी नहीं थी। मुझे अचानक से कुछ भी नहीं हुआ है रिया, मैं पहले भी ऐसी ही थी। अच्छा मम्मी, अगर आप पहले से ही ऐसी थी तो फिर आपने मुझे कभी क्यों नहीं रोका? रिया बेटा, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तू इस घर की बेटी है और वो इस घर की बहू है, तो उसे बहू के हिसाब से रहना चाहिए, ना कि बेटी बनकर। अच्छा मम्मी, यानी कि भाभी के सास ससुर यानी कि आप लोग जिंदा हैं, इसीलिए वो ये सब कपड़े नहीं पहन सकती। तो फिर क्या वो ये सब कपड़े पहनने के लिए आप दोनों के मरने का इंतजार करें? रिया के ऐसा बोलते ही सासू माँ ने रिया के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और बोली, रिया तुम्हारी जुबान बहुत ज़्यादा चलने लगी है, थोड़ा कम बोला करो। कल की आई लड़की के लिए तू अपनी माँ से जुबान लड़ा रही है। जा चुपचाप अपने कमरे में। रिया रोती हुई अपनी माँ के कमरे से बाहर चली गई। आज मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से रिया को एक थप्पड़ पड़ गया और सासू माँ ने उसे इतना भला बुरा कहा। मैंने आज सोच लिया था कि आज के बाद मैं लोअर और टी शर्ट कभी नहीं पहनूंगी, हमेशा साड़ी और सूट ही पहनूंगी। उस दिन के बाद से मैंने अपना मुंह बंद कर लिया था। सुबह के 5:30 बजे उठती और घर के सारे काम खत्म करती। उसके बाद मैं दोपहर में थोड़ी देर के लिए आराम करती। उसके बाद फिर शाम को जब पापा जी और राजवीर ऑफिस से घर आते तो फिर उनके लिए चाय नाश्ता और फिर उसके बाद रात के खाने में लग जाती। रिया जब कभी मेरी मदद करने की कोशिश करती तो सासू माँ उसे डांट दिया करती थी, इसीलिए वो भी मेरी कोई मदद नहीं कर पाती थी और घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता था। सासू माँ तो बस आराम से बेड पर बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती थी। ये सब ससुर जी और राजवीर भी देख रहे थे, लेकिन वो कभी कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो कुछ कहेंगे तो फिर घर में कलह हो जाएगी। इसीलिए वो दोनों शांत ही रहते थे। कहाँ मैं भी अपनी माँ की तरह सास चाहती थी, लेकिन यहाँ तो धीरे धीरे करके इसी तरह से 6 महीने गुजर गए और ससुर जी रिटायर हो गए थे। अब वो पूरा दिन घर पर रहते थे और घर में क्या क्या हो रहा है वो सब नोटिस किया करते थे। उन्होंने 1-2 बार सासू माँ से कहा, अरे भाग्यवान, कभी बहू की मदद भी कर दिया करो, पूरा दिन बैठी रहती हो, कोई काम नहीं करती हो। बहू सारा काम अकेले किया करती है। अगर इसी तरह से बैठे बैठे आराम फरमाती रहोगी तो तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, चलना फिरना भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ससुर जी की बातें सुनकर सासू माँ बहुत ही ज़्यादा तिलमिला उठी थी। सासू माँ ने पापा जी से कहा, आपको मेरे बैठे रहने से बड़ी परेशानी हो रही है, तो एक काम क्यों नहीं करते, बहू को महारानी बनाकर उसके कमरे में बैठा दो और मैं नौकरानी बनकर घर का सारा काम करती रहूंगी। आप यही चाहते हैं ना, तो ठीक है, फिर आज से मैं यही करूंगी। अरे भाग्यवान, तुम नाराज क्यों होती हो? इस घर की महारानी तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। सासू माँ मुझे परेशान करने के कोई न कोई तरीके ढूंढती ही रहती थी। अब इस घर में मेरा दम घुटने लगा था। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन मेरी सासू माँ ने साफ साफ मना कर दिया। मेरे चेहरे की उदासी साफ साफ झलकने लगी थी। रिया से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसने एक दिन अपने पापा को सब कुछ बताने का फैसला लिया और उसने पापा जी को सारी बातें बता दी।
ये सब सुनकर ससुर जी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो मन ही मन में सोच रहे थे कि किसी की बेटी हमारे घर में इतनी दुखी है और मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। पापा जी ने रिया से कहा, रिया बेटा, मुझे ही तुम्हारी माँ को सबक सिखाना होगा और उसको उसकी गलती का एहसास कराना होगा। रिया बेटा, उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत पड़ेगी। तुम मेरा साथ दोगी ना? हाँ पापा, मैं आपका साथ दूंगी, क्योंकि भाभी बहुत अच्छी हैं। उन्हें भी खुश रहने का अधिकार है, अपने मन के कपड़े पहनने का अधिकार है और उनका अधिकार हमें दिलाना ही पड़ेगा। और फिर यहाँ से उन दोनों ने अपना मिशन शुरू कर दिया। पापा जी ने अपना व्यवहार पूरी तरह से बदल दिया। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। वो पूरा समय अपने कमरे में ही बैठे रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने रिया को अपने कमरे में आने से मना कर दिया था। अगर उन्हें कोई काम होता या किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो सिर्फ और सिर्फ सासू माँ को बुलाते थे। यही सब देखकर सासू माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। उन्होंने ससुर जी से कब पूछा कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो ससुर जी बोले, राधिका, मेरी नज़र बहुत गंदी है। मैं अपनी बहू बेटियों पर गंदी नज़र रखता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसकी इतनी हिम्मत हो गई आपसे इस तरह की बातें करने की? राधिका, ये सब मुझसे किसी ने कहा नहीं है, बल्कि ये सब तो तुम्हारी बातों से साबित होता है। राधिका, तुमने बहू से कपड़ों को लेकर क्या क्या कहा है और उसे तुमने कितना परेशान किया है। रिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जिस तरह हमारी बेटी रिया लोअर टी शर्ट पहनती है, उसी तरह दीप्ति लोअर टी शर्ट क्यों नहीं पहन सकती? वो भी तो आखिर हमारी बेटी है। राधिका, मेरी नज़र गंदी नहीं है। मैं तो दीप्ति को भी अपनी बेटी की नज़र से ही देखता हूँ। वो कुछ भी पहने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमने दीप्ति से कहा कि उसके ससुर जिंदा हैं, इसीलिए वो लोअर टी शर्ट नहीं पहन सकती, जीन्स टॉप नहीं पहन सकती। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी नज़र गंदी है? वैसे मैं तो सोच रहा हूँ कि मुझे मर ही जाना चाहिए, जिससे कम से कम मेरी बहू अपनी ज़िंदगी तो जी सकेगी। ऐसे तो तुम उसे नहीं जीने दोगी चैन से। राधिका, कपड़े कोई खराब नहीं होते। अगर कुछ खराब होता है तो वो होती है इंसान की सोच, उसकी गंदी नज़र। मैं तो दीप्ति को भी अपनी बेटी रिया की तरह ही मानता हूँ। राधिका, दीप्ति हमारे घर की बहू है, कोई गुलाम नहीं। उसे भी अपने मन के कपड़े पहनने का, खाने का, घूमने का अधिकार है। और सबसे बड़ी बात, आखिर वो भी तो एक इंसान है। उसका भी तो मन करता होगा अपने हिसाब से रहने का, खाने का, पहनने का। वो कितने समय से अपने मायके जाने के लिए कह रही है, लेकिन तुमने उसे मायके नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो मायके चली जाएगी तो घर का काम तुम्हें करना पड़ेगा। राधिका, जब बहू इस घर में नहीं आई थी तब भी तो घर के काम होते थे ना। और फिर अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, तो अब तो मैं भी तुम्हारी काम में मदद कर सकता हूँ। इसीलिए राधिका, अगर तुम चाहती हो कि मैं इस कमरे से बाहर निकलूं, तो सबसे पहले तुम अपनी गंदी सोच को बदलो। बहू को बहू नहीं, बेटी का दर्जा दो। राधिका जी ने ससुर जी से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी बहू को बहुत परेशान किया है। मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। ठीक है राधिका, अब जब तुमने अपनी गलती मान ली है तो फिर मैं भी पहले की तरह ही बन जाता हूँ। लेकिन सबसे पहले तुम दीप्ति के पास जाओ और उससे माफ़ी मांगो, क्योंकि गलत तुमने मेरे साथ नहीं बल्कि दीप्ति के साथ किया है। इस तरह मेरे ससुर जी ने वो कर दिखाया था जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी सासू माँ मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे गले से लगा लिया। बहू, मुझे माफ़ कर दो, ये घर तुम्हारा है और तुम यहाँ जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। तुम्हें जो पहनना है तुम पहन सकती हो। आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। अब से तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देगी ये तुम्हारी माँ। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बुराई हमारे कपड़ों में नहीं होती। अगर कुछ बुरा होता है तो वो होती है हमारी गंदी नज़र, गंदी सोच जो हम कपड़ों को लेकर रखते हैं। और हाँ बहू, तुम अपने मायके जाने की तैयारी करो। कुछ दिनों के लिए अपने मायके घुमाओ, लेकिन हाँ, ज़्यादा दिन वहाँ मत रुकना, जल्दी से वापस आ जाना, क्योंकि तुमसे लड़े और झगड़े बिना तो अब मैं भी नहीं रह सकती। सासू माँ की ये बात सुनकर
हम सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। तभी राजवीर घर के अंदर प्रवेश करता है और कहता है, क्या बातें चल रही हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे हो। कुछ नहीं राजवीर बेटा, बहू कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती है तो तुम उसे छोड़ आओ जाकर। ठीक है माँ बोलकर राजवीर फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है और यहाँ सास ससुर नंद और भाभी के बीच में हंसी ठहाके छूट रहे थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।